हर पंचायत का वो बैकबोन होते हैं, तो उन्हीं से ही शुरू होगा ये काम। तो उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि वो सभी सभी एमडीपी में कम से कम 20 या 30 सेंट का जगह में ये ऑर्गेनिक उगाए, और एक दो गाय जरूर रखे, क्योंकि गाय वो वाला नहीं होना चाहिए कि दूध दे। हमारा गाय का मतलब है कि गोबर लेना। वो तो एमसीएल का हिसाब से हम नेपियर ग्रास का क्रॉप कर चुके हैं, तो उनके लिए दाना चारा के लिए दिक्कत नहीं होगा, वो तो फोकट में मिल जाएगा उनको। तो फिर हमारा मतलब है खाना तो फोकट मिल गया, फिर गोबर हम क्यों ना दे। और चाहे बछड़ा हो या फिर बैल हो, जो भी हो, एक ना एक रखें वो जरूर। वहीं से शुरू होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली कांटेक्ट होते हैं फार्मर से, और फार्मर उनके साथ जो कांटेक्ट होते हैं उन्हीं से, यानी कि वो एस्पिरेशन मिलेगा। वो देखेंगे उनका एमपीपी का जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे थोड़ा सा छोटी सी जगह में। दो चार पौधे रखेंगे, जैसे कि हमारा लौकी, और दो पौधे हमारा कद्दू, ऐसे जो कि साल अमृतभंडा, अमृत, हाँ, वो पपया के पौधे, ये सब रखने से क्या होगा कि साल भर उनका यानी कि वेजिटेबल्स कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो वो देख के क्या है कि जो फार्मर से इंस्पायर होंगे, वो खुद भी करना शुरू करेंगे। तो अब टॉपिक शुरू करते हैं। ओके ओके। सो हम अगेन ये हिला रहे। ओके ओके, नहीं हिला। व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर है क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है कि जीरो बेस्ड केमिकल फर्टिलाइजर एंड केमिकल पेस्टिसाइड्स। हम जो बनाएंगे वो नेचुरली ऑर्गेन जो कुदरत ने दिया है, उसी से ही बनाएंगे हम फर्टिलाइजर, उसी से बनाएंगे हम पेस्टिसाइड। और वो किसी तरह बनता है, कैसे बनता है मैं थोड़ा बताऊंगा। और हाँ, अभी क्या है कि डिमेरिट्स ऑफ, यानी कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग से, इनऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमेरिट्स क्या है? एक तो पोल्यूशन होता है एनवायरमेंट, डाल के वो हार्ड होने से क्या हो कि गुरगुरापन कम हो गया, और जो बारिश का पानी आता है ना वो अंदर नहीं जाता, वो बह जाता है। और उसके लिए मेन जिम्मेदार होता है एर्थवर्म। एर्थवर्म का इतना अच्छा कंसेप्ट है फार्मर के लिए, यानी कि उसके मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। जो उसको ही हम मार देंगे, तो फिर जमीन का हार्ड नहीं, यानी कि सॉफ्टनेस से चला जाएगा, और पानी अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए ग्राउंड लेवल का जो वाटर है ना वो नीचे चला जाता है, यानी कि वाटर डिपोजिट नहीं हो पा रहा है। तो बेहतर, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केमिकल फर्टिलाइजर को पूरा बंद कर दीजिए, पूरा के पूरा जीरो कर दीजिए। और उसी का सब्स्टिट्यूट में कैसे होगा वो बता रहा हूं मैं। फर्स्ट, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। फर्स्ट, हम तो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इम्प्रूव सॉइल का हेल्थ, हेल्थ जमीन का जो यानी कि हेल्थ है उसका हम सुधार रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन, यानी कि अच्छे न्यूट्रिशन वाला वाला यानी कि खाद, फूड और क्रॉप, ये सब निकल यानी मिलेगा हमको। और दूसरी बात यह है कि पॉइजन फ्री फूड, हम जो पेस्टिसाइड खाते हैं वो बगैर पेस्टिसाइड और केमिकल वाला फूड हम, यानी कि ऑर्गेनिक फूड जो है वो खाएंगे। बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए चाहिए क्या? एग्रीकल्चर के लिए मेन यानी कि दो चीज का जरूरी है। एक है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। वो सब क्या है, वो कहाँ मिले, कैसे मिलता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये सब मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि मूल तत्व है यानी पौधे के लिए। और माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है कि आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, फ्लोराइड एंड मोलिब्डेनम, ये सब है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये सभी का जरूरी है एक पौधे को, यानी कि बढ़ने के लिए और फूल फल यानी कि पैदावार करने के लिए। इसके लिए ये सब नेचुरल सोर्स से कहाँ का मिलता है ये मैं बता रहा हूँ। एक तो ग्रीन, यानी कि ग्रीन जो कि है ग्रीन फूड, वो मिलता है हमारा। एक तो है धनिचा और ग्लाइसिडिया, दूसरा है कि पत्तों का खाद। तो कुदरत ने भी ऐसा बनाया है, यानी कि पौधा जो मैंने उगता है उसका पतझड़ जो बनता है ना होता है, वो किस लिए होता है? वो पौधा यानी कि उसका पत्ता जो है नीचे गिरता है। नीचे गिरने से क्या है कि वो सेल्फ डिकम्पोज होगा, वो खाद उन्हीं को ही मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो पत्ते सबको ये ढेर लगा के आग लगा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको कम से कम जमीन में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो फिर कंपोस्ट बना के खुद इस्तेमाल करना चाहिए।
सेकंड आता है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ऐसा एक चीज है जो कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट से भरे हुए हैं जो पौधे की जरूरत है। सेकंड आता है वेल डिकम्पोस्ट गोबर का खाद। गोबर का खाद जो है हम मार्केट से लाते हैं, यानी कि जो गोबर को लेके खाद बना के डाल देते हैं, ऐसे भी नहीं करना है। गोबर को एक्चुअली खाद बनने में यानी कि सड़ने में 1 साल लग जाता है, लेकिन हम उसको मैं ट्रिक बताऊंगा, एक महीने से 2 महीने के अंदर अंदर सड़ जाएगा। सेकंड है वेस्ट, हमारा फार्म वेस्ट। हमारा जो फार्म का वेस्ट आता है उसको भी हम क्या करते हैं, जला देते हैं। उसको भी नहीं जला। देखिए ये मेरे खुद का फार्म का सब फोटो है, यानी कि वो देखिए जो है उसका भी कैसे यानी कि खाद बनाना है वो मैं बताऊंगा। ये देखिए ग्रीन यानी कि ग्रीन फूड में फर्टिलाइजर में क्या क्या आता है। एक तो धनीचा, दूसरा आता है ग्लाइसेडिया। धनीचा का काम क्या होता है, वो कैसे रिप्लेस करना चाहिए, यानी कि बारिश से पहले जून और जुलाई में उसको क्या करना है, रुपाई कर देना है सारे यानी कि पूरे के पूरे खेत में रुपाई कर दीजिए। और उसके बाद जो उगेगा वो थोड़ा फूल आने से पहले उसको काट दीजिए, काट के जमीन में गाड़ के उसको फिर ट्रैक्टर या हल चला दीजिए और जमीन में मिल जाएगा। वहां पे जो है वो उसमें क्या होता है कि पीएच वैल्यू जो है यानी कि ग्राउंड का जो सॉइल का जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, यानी कि बराबर हो जाएगा, जो यानी कि चाहिए धरती के लिए वो बराबर आ जाता है। ये बहुत अच्छा है ग्रीन पाउडर के लिए। और एक ये ग्लाइरिसिडिया, ये एक बेहतरीन प्लांट है। उस इसमें क्या, इसका जो पत्ता जो है ना उसमें एकदम नाइट्रोजन भरा रहता है, यानी कि जो पैदावार होता है पौधे के लिए उसमें एकदम प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन रहता है। उसको क्या करना है, सभी फार्मर्स को बोलूंगा कि आपका जो खेत है वो खेत के सारे ओर यानी कि इसी का पौधा लगा दिए। क्या है, कटिंग से भी हो जाता है, सीड से भी हो जाता है। उसको सारे ओर एकदम जमीन के सारे ओर लगा दीजिए। उसमें जो जब भी जरूरत पड़े तो पत्ते निकाल के जमीन में डाल दीजिए और फिर उसको यानी कि फल लगा चला दीजिए, तो उसमें नाइट्रोजन भरा रहता है। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाना है, इसके लिए थोड़ा सा यानी कि नेचुरल वे से बनाने से कम खर्चे में 3.5 या 3 और 4 फुट का चौड़ाई और 20 फुट तक लंबाई कर दीजिए। 1.5 से 2 फुट तक ऊंचाई में इसको गोबर का खाद जो है, सड़े हुए गोबर का खाद नहीं चाहिए। वो क्या है, 1 दिन यानी कि 5 दिन से लेके 20 दिन तक जो गोबर होता है उसी को लाना है। उसी को लाके ढेर लगा दीजिए एकदम, यानी कि लाइन कर दीजिए। चौड़ाई रहेगा 3 से 4 फुट, ऊंचाई रहेगा 1.5 से 2 फुट और लंबाई जितना चाहे आप कर सकते हैं। नीचे क्या है कि एक पन्नी दे दीजिए, उसके ऊपर गोबर डाल दीजिए और तब उसके ऊपर पानी डालते, रोज पानी डालते रहिए। तब तक पानी डालते रहिए जब तक कोई उसका टेम्परेचर, हाथ लगाइए, हाथ अंदर डालिए, जो टेम्परेचर नहीं आएगा। जब टेम्परेचर कम हो जाता है तभी क्या करना है, एर्दवान को उसमें कल्चर करना है, छोड़ना है। उसमें क्या हो कि नहीं तो फिर गर्म जो रहता है ना, वो जो गोबर गोबर उसमें क्या है कि केंचुआ मर जाएंगे। तो ये जो केंचुआ है ना, 1-3 महीने में एकदम इससे अच्छा खाद बना लेंगे, आप सोच भी नहीं सकते। एकदम यानी कि चाय पत्ती जैसा बन जाता है वो। उसको आप खाद में यानी कि जमीन में देंगे, वो तो पूरा इतना उगाव होगा आपका, यानी कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और इसी में न्यूट्रिशन भी क्या क्या है मैं बताऊंगा बाद में, किसी में क्या न्यूट्रिशन है बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट में क्या है कि नाइट्रोजन ज्यादा रहता है, 1.6% नाइट्रोजन, और फास्फोरस रहता है 0.75%, पोटास रहता है 0.75%, कैल्शियम रहता है 0.5%, मैग्नीशियम रहता है 2% और कपर रहता है सारे, यानी कि जमीन के लिए जो भी तत्व है वो सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ सभी तत्व उसमें भरा भरा रहता है। और हम बैलेंसिंग करने के लिए थोड़ा सा सभी यानी कि मिलाना पड़ेगा। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, मार्केट में अब तक तो अवेलेबल है, वेस्ट डिकम्पोजर के नाम पे मार्केट में अवेलेबल है। ये क्या है कि एक बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर। ये क्या है कि हमारे जो यानी कि वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर से उसको सड़ाने में बहुत अच्छा मदद करता है। इसको थोड़ा बनाने का प्रोसीजर है कि ये मार्केट में मिलता है एकदम थोड़ा यानी कि बहुत कम रहता है, 1 चम्मच या आधा चम्मच रहता है, लेकिन डिब्बा बड़ा रहता है। डिब्बा इसलिए बड़ा रहता है कि उसमें एरेशन रहे, कि उसमें वो लाइव बैक्टीरिया है, उसको सर्वाइव करने के लिए एयर चाहिए, तो इसीलिए डिब्बा बड़ा रहता है, लेकिन उसमें मैटर से बहुत कम रहता है। उसको क्या करना है कि एक 200 लीटर का कंटेनर, बड़ा सा प्लास्टिक का 200 लीटर का कंटेनर लेना है, इसमें 200 लीटर पानी भर देना है और 2 किलो गुड़, यानी कि जो अच्छा वाला गुड़ नहीं चाहिए हमको, जो हम खाते हैं वो वाला नहीं चाहिए, जो कि गंदा गुड़, यानी कि जो कि वेस्ट हो गया, यानी कि जो गुड़ का फैक्ट्री होता है वहां पे कुछ कुछ बच जाता है, वो आपको कलेक्ट कर सकते हो तो अच्छा है। नहीं तो पूरा एकदम पतला गुड़ जो पानी की जैसा हो गया, यानी कि वेस्ट जो हम नहीं खाते हैं, गाय नहीं खाते, कोई नहीं खाता, वो वाला गुड़ को क्या करेंगे हम उसमें डालेंगे।
कि वो सस्ते में मिल जाएगा हमको, यानी कि जो करना है इकोनॉमी में करना है, तो फिर अच्छे वाला गुड़ क्यों लें? अगर नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। लेकिन ये गुड़ क्या है कि लेंगे, उसमें पानी में मिला देंगे पूरा, पूरा घोल होने के बाद इसको वेस्ट डिकम्पोज को निकाल के चम्मच से उसमें मिला देते हैं। मिला देने की क्या है कि 2-3 दिन में वो बैक्टीरिया पूरा ग्रो हो जाएंगे। उसमें देखिए जो, यानी कि ये मेरा फार्म का फोटो है, उसमें क्या है कि ये जो फार्मर मेरा वर्कर है वो बोल रहा है उसको, उसमें क्या है कि आपको पता कैसे चलेगा ये रेडी हुआ नहीं, उसको एक एकदम खटापन महक आएगा, तो एक खटापन तो यानी कि व्हाइट राइस की वाटर, राइस वाटर की जैसा पानी कलर आ जाएगा और ये खटापन का स्मेल आएगा, तो उसी तभी आपको यानी कि पता चल जाएगा कि ये रेडी हो गया। इसका एप्लीकेशन कैसा करना है मैं बताऊंगा। अभी ये देखिए पत्तों का खाद कैसा बनता है। ये सूखे हुए पत्ते, हम जमीन से जहां भी मिलता है सूखे पत्ते, आप जलाए मत, उसको ढेर लगा दीजिए। ढेर लगा के उसको कैसे बनाना है खाद, एकदम बहुत अच्छा खाद बनेगा। इसको देखिए, कोई भी पन्नी हो, पन्नी का बैग हो, उसमें दे दीजिए, नहीं तो फिर बोरा हो, यानी कि जो चावल का बोरा रहता है उसमें उसको पत्ते को भर दीजिए। पत्ते को भर के यानी कि रोजाना पानी देते रहिए उसको, कम से कम 10 से 15 दिन तक, तब तक। और नहीं तो अच्छा पानी देते रहिए तो, और देखते रहिए कि नीचे से काला काला पानी ना निकले। जब तक निकलता है तभी वो रेडी हो गया। उसको फिर क्या करना है, तो जब पानी रोजाना पानी दीजिए, उसको उसको बंद कर दीजिए, यानी कि कवर कर दीजिए, क्योंकि एरेशन बना रहे, लेकिन यानी कि डिहाइड्रेट नहीं होने के लिए, मॉइस्चर मेंटेन होने के लिए उसको हम यानी कि बोरे में बंद कर रखना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है, जो वेस्ट डिकम्पोजर बताया था ना, वो पानी को उसमें छिड़क दीजिए, पूरा का पूरा नहला दीजिए, डाल दीजिए उसमें और फिर बंद करके रख दीजिए। 3 महीने में खाद तैयार हो जाएगा आपका, पत्तों का खाद। नॉर्मल नेचुरली जो पत्तों का खाद बनता है ना, 6 महीने से 1 साल लग जाता है, नेचुरल तरीके से जो बनता है। तो हमें तो जल्दी चाहिए और फिर अच्छा वाला चाहिए, तो दिस इज द बेस्ट वे। ये देखो पत्ता 45 में ऐसा होता है, फिर एक 90 दिन से 90 दिन तक ये रेडी हो जाता है, 3 महीने से 4 महीने तक एकदम फर्स्ट क्लास न्यूट्रिशन रेडी होता है। वो इसका काम क्या है, इसमें क्या है कि कार्बन, नेचुरल कार्बन सोर्स और ह्यूमिक एसिड भरा हुआ है। इसको क्या है, जब आप पौधा लगाते हैं, कोई अच्छा सा पौधा आप लगाते हैं, समझ लो एक गमले में एक पौधा लगा रहे हैं, तो इससे एक मुट्ठी डाल दो और पौधा लगा, वो मरेगा नहीं। एक हार्मोन की तरह काम करता है पौधों के लिए। ये तुरंत यानी कि उसका रूट डेवलपमेंट होता है, रूट डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक एसिड चाहिए, तो इसमें ह्यूमिक एसिड भरा हुआ है, तो एकदम जड़ से रूट पकड़ लेता है, वो पौधा बच जाता है। यानी कि डैमेज होने का चांस तो 0% हो जाता है इसमें। फिर ये जो वेस्ट, यानी कि फार्म वेस्ट को कैसे मैनेज करें। ये जो फार्म वेस्ट, ये मेरे फार्म का ही फोटो है, ये देखिए मैंने जो जितना फार्म का वेस्ट है उसको मैं यानी कि ढेर लगा दिया। उसके ऊपर क्या करते हैं हम, गोबर, गोबर का पानी करके उसको, यानी पहले उसको 3-4 दिन तक पानी में भिगा देंगे, एकदम नहला देंगे, जो कि पूरा भीग जाए और मॉइस्चर बना रहे। उसके ऊपर क्या करेंगे हम, गोबर, कच्चे गोबर का पानी करके डाल देंगे। नहीं तो फिर गोबर जो है, ये सड़ा हुआ गोबर थोड़ा बहुत, यानी कि जो फ्रेश गोबर है, 1 महीने तक, 1 महीने के अंदर जो गोबर है उसको ऊपर डाल देते हैं। उसको डाल देंगे, फिर थोड़ा मिट्टी डाल देंगे, फिर वो स्टिकअप को डाल के, पानी डाल के उसको पन्नी से ढक देंगे पूरा। 1 महीना तक उसको ढका रहना चाहिए। फिर बीच में क्या करेंगे, उसको निकाल के थोड़ा यानी कि पाउडर लगा देंगे, थोड़ा मिला देंगे, मिला के फिर ऐसे पानी डाल के और स्टिकअप डाल के फिर बंद कर देंगे। ये भी 3 महीने के बाद रेडी हो जाता है। और देखिए हम जो किचन, सभी का अगर किसी की छत में या घर के सामने थोड़ा भी जगह है, तो आप वो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा किचन गार्डन आप बनाइए। और किचन गार्डन बनाने के लिए खाद जो तैयार करना है, वो किचन वेस्ट कैसे कैसा होता है वो भी बताता हूँ। एक डिब्बा लीजिए, इस तरह का एक डिब्बा लीजिए, ढक्कन वाला डिब्बा। उसमें ऊपर के थोड़ा छोटा छोटा छेद कीजिए, एकदम बारीक वाला, यानी कि जो मस्क्यूटो नेट होता है जैसा छोटा छोटा जारी रहता है ना, उसी हिसाब से छेद कर दीजिए, क्योंकि अनवांटेड जो इंसेक्ट अंदर ना जाए। उसमें क्या करना है जो किचन वेस्ट रहता है, एक लेयर डाल दीजिए। नीचे से एक नल, देखिए नल, एक नल लगा हुआ है साइड में, राइट साइड में, एक देखिए वो लगाना जरूरी है। वो पानी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। उसमें उसमें क्या करना है कि ये जो किचन का वेस्ट है, जो यानी कि हमारा वेस्ट, किचन वेस्ट, जो वेजिटेबल्स वेस्ट रहता है, उसको डालिए, थोड़ा थोड़ा रोज डालते रहिए। और जो पत्तों का खाद है, उसमें बैक्टीरिया है, उसको थोड़ा एक लेयर डाल दीजिए, फिर पत्तों का खाद यानी कि किचन वेस्ट डाल दीजिए, फिर पत्तों का खाद डाल दीजिए। ऐसे ऐसे भरता, जब तक भरना जाए तब तक भरते रहिए, फिर उसको बंद करके छोड़ दीजिए। यानी कि 1 महीना तक कम से कम छोड़ दीजिए। नीचे क्या होगा, वो जो पानी टैप है ना, उस टैप से पानी निकालते रहिए, वो गंदा पानी आएगा, एकदम बदबूदार पानी। वो पानी पौधे के लिए यानी कि जीवामृत है,
उसको क्या करना है 1:10 रेशियो में पौधे में छिड़काव करिए और देखिए उसका यानी कि ग्रोथ कैसा चेंज आ जाता है। और उसके बाद क्या होगी, जो पानी निकलता जाएगा ना, और रोज रोज 2-4 बार बोतल निकलेगा, उसको निकालते रहना है, नहीं तो फिर ये यानी डिकम्पोज नहीं होगा। उसके लिए मॉइस्चर चाहिए, लेकिन पानी जब जम गया ना वो खाद नहीं बनेगा। उसके लिए वो पानी निकालते रहिए और बाद में 1-2-3 महीने 2 महीने के बाद देखिए पूरा सूख जाएगा, ऊपर जो है ना वो पूरा खाद बन जाएगा। उसको तब पौधे में दीजिए, यानी कि जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। हाँ, उसके बाद है लिक्विड मैन्योर की भी जरूरत है पौधों के लिए। उसमें क्या है कि हम इसको जो वेस्ट डिकम्पोजर बोला था ना, उसमें ये वाला वो चीज काम का चीज है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब जो यानी कि पौधे की जरूरत है ना, इसमें मिल जाता है हमें। बाहर से कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खरीदने की जरूरत नहीं है। ये क्या है कि देखिए पीनट्स, एक कम से कम 4 से 5 तरह का ऑयल सीड ले लीजिए, जस्ट लाइक पीनट और हमारा टिल यानी कि राई, और सोयाबीन सीड, मस्टर्ड और कास्टर्ड सीड, ये सब के लेके पेस्ट बना लीजिए। एकदम पाउडर बना दीजिए, नहीं तो पेस्ट बना दीजिए। उसको क्या करना है कि 200 लीटर का एक दूसरा डिब्बा लीजिए, 200 लीटर का डिब्बा लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। इसमें क्या है कि वो जो 200 लीटर का ड्रम में यानी कि वेस्ट डिकम्पोजर है, उसमें इसको सब यानी कि पेस्ट बना के डाल दीजिए। उसको 21 दिन तक यानी कि छोड़ दीजिए। ये वाला एक ये तो है ऑयल सीड, और एक 5 टाइप का कम से कम लीजिए पल्स, यानी कि तूर डालो, अरहर डालो, फिर मूंग डालो, इसी टाइप का 5 टाइप का डाल, उसको भी पेस्ट बना के कम से कम 2 यानी कि 200 ग्राम, 500 ग्राम, सभी में से 200 से 500 ग्राम तक मिला के डाल दीजिए और उसको रख दीजिए 21 दिन तक। उसको रोजाना चलाते रहिए, वो घुलना चाहिए। और थोड़ा एरेशन होना चाहिए। एरेशन होने से क्या होगा, बैक्टीरिया को, वो लिविंग बैक्टीरिया है ना, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो घुलने से क्या होगा कि एरेशन होगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ जल्दी होगा, अच्छा होगा। इसको क्या है कि इसको करके आप पौधे में डालिए, वो भी जबरदस्त रिजल्ट आएगा ना। यानी कि पौधों को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए था वो मिल जाएगा। ये जमीन में देने से रूट के हिसाब से उनको मिलेगा, नहीं तो फिर आपका स्प्रे कर सकते हैं। इसको 1:10 रेशियो के हिसाब से आप पानी में मिला के छान के यानी कि स्प्रे में डालिए और उसको स्प्रे कीजिए। स्प्रे करने के बाद आपका यानी कि रिजल्ट तो बहुत मिलेगा। एकदम आपको ऐसा लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डाले हो, इतना हरा भरा हो जाता है। और यानी कि फूल फल इतना आ जाता है आप कुछ भी नहीं सकते। हाँ, और एक है लिक्विड मैनेज यानी कि मैनो, वो भी एक है हमारा ऑयल केक। ये ऑयल केक में भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। इसमें फास्फोरस का क्वांटिटी सबसे ज्यादा है ऑयल केक में, और स्पेशली मस्टर्ड ऑयल केक, जो हमारे सरसों का तेल का जो वेस्ट रहता है उसमें तो बहुत सारे यानी कि फास्फोरस क्वांटिटी ज्यादा रहता है। उसमें क्या करना है, कम से कम 2 किलो ऑयल केक, 100 लीटर पानी का ड्रम, प्लास्टिक का ड्रम ही लीजिए, 100 लीटर पानी भर दीजिए। इसको क्या है कि ऑयल केक को उसमें डाल दीजिए और कम से कम 5 किलो गोबर, कच्चा गोबर उसमें डाल दीजिए। मिला के 2-3 दिन तक उसको यानी कि घोलते रहिए। और उसमें क्या है कि वो जो वेस्ट डिकम्पोजर है उस भी डाल दीजिए। पानी के बगैर आप वेस्ट डिकम्पोजर डायरेक्ट करोगे तो और फायदा है। एक तो आपको नाइट्रोफिक्सिंग बैक्टीरिया मिल गया, दूसरा क्या है कि ये जो सड़ने में वो ज्यादा मदद करेगा। वो उसके उसके बाद 2-3 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगा। उसको भी जमीन में डालिए, उसको स्प्रे करने की जरूरत नहीं, जमीन में लिक्विड के हिसाब से डालिए, 1:10 रेशियो के हिसाब से। उसमें जो कि फूल, जो पौधे में फूल नहीं आता, फल नहीं आता, फूल गिर जाता है, वो वाला बंद हो जाएगा। तुरंत बंद है, वो फूल एकदम भर जाता है पौधे में। जब ये सब्जी का पौधा हो फिर फूल का पौधा हो, यानी कि अनवांटेड यानी कि फ्लावरिंग आ जाता है उसमें। और एक ही ये तो हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो यानी कि मिनरल्स भी कहाँ से मिलेगा हमको, मिनरल पौधे के लिए मिनरल भी चाहिए, वो मिनरल हम कहाँ से लाएंगे। इसके लिए क्या करना है, वो जो 200 लीटर का ड्रम है, और अलग सा एक लीजिए ड्रम। उसमें क्या है कि जमीन में यानी कि जहाँ पे मिलता है सारे के सारे पत्थर, डिफरेंट टाइप ऑफ पत्थर, एक तो ग्रेनाइट पत्थर हो, मार्बल पत्थर हो, ये सब ले लीजिए पत्थर। डिफरेंट आयरन ओर हो, वो जो मिलता है डिफरेंट पत्थर, यानी कि अलग अलग प्लेस से, एक ही जगह से मत लीजिए, अलग अलग जगह से थोड़ा थोड़ा पत्थर लीजिए, एक एक लेयर इसी हिसाब से डालते रहिए। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा बोरॉन यानी कि मेटल, थोड़ा सा जिंक, थोड़ा सा कपर, थोड़ा सा लीड, और थोड़ा सा आयरन, नहीं, वो भी डाल दीजिए। उसमें क्या है कि जो तत्व है ना उसका, बोरॉन का तत्व यानी कि मार्बल स्टोन में कैल्शियम का तत्व रहता है, वो सब उससे रिलीज हो जाएगा। और जिंक का स्टोन जो है, जिंक का मेटल, जो जिंक से भी जिंक का तत्व रिलीज हो जाता है। कपर से कपर का तत्व रिलीज होता है। उसको क्या है कि लिक्विड करके आप पौधे में छिड़काव कर सकते हैं, 1:10 रेशियो में आप छिड़काव कर सकते हैं। वो मिनरल का प्रॉब्लम सॉल्व। और एक है
ये तो हो गया हमारा यानी कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। उसके क्या पौधा तो बढ़ गया, लेकिन उसमें क्या है कि कीड़ा आने का तो खतरा जरूर रहता है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको भी हम ऑर्गेनिक यानी कि ऑर्गेनिक वे से यानी कि विदाउट पेस्टिसाइड से, केमिकल पेस्टिसाइड से हम मैनेज करेंगे। उसको भी कैसे करना है? कम से कम हम उसको दो चार तरीका, एक तो हमारा लिक्विड स्प्रे करके बना सकते हैं, नहीं तो फिर ये सब है फेरोमोन ट्रैप, ये नेचुरल वे, उसके लिए कोई यानी कि खतरा वाला कोई चीज है ही नहीं। ये फेरोमोन ट्रैप है, ये ट्रैप का काम है। इसमें क्या है कि जो फुल ब्रोडर आता है, स्पेशली बैंगन और हाँ बैंगन के पौधे में ये ज्यादा होता है। इसमें क्या है कि जो फीमेल इंसेक्ट है ना, इसमें एक खुशबू रहता है। वो क्या है कि मेल यानी कि इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर उसमें आ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाता, मर जाता है। तो उसी से उनका यानी पॉपुलेशन नहीं हो पाएगा। वो क्या करते हैं कि जाके पत्तों के नीचे अंडा दे देते हैं, और अंडा कीड़ा बन के वो यानी कि बैंगन के पौधे यानी कि इसका स्टेम और फ्रूट में घुस जाते हैं, उसको खोखला कर देते हैं। फिर वो मार्केट जाने के लायक नहीं होता, और पौधा भी जो यानी कि स्टेम ग्रोथ होता है, स्टेम को काट देते हैं, पौधा भी ग्रोथ ठीक से नहीं होता, एकदम अच्छा रहता होगा फिर झुलसा जाएगा। एक तो ये, और दूसरा ये कि फेरोमोन ट्रैप तो हो गया। ये क्या है कि येलो येलो स्टिकर्स, इसको भी आपको जमीन में मार्केट में मिलता है, ये वाला अट्ठा, इसमें गम लगा होता है। कोई भी यानी कि येलो कलर का कोई भी स्टिक यानी कि पेपर लीजिए, उसमें चिपकने वाला एक गम ले लीजिए, गम लगा के छोड़ दीजिए गार्डन में। गार्डन में सभी जगह में थोड़ा थोड़ा रख दीजिए। वो क्या है कि कुछ इंसेक्ट जैसे एफिड्स और जो लीफ माइनर, ये वाला कुछ यानी इंसेक्ट होते हैं, वो आके चिपक जाते हैं, और चिपकने हमारा ऑटोमेटिकली ये जो कंट्रोल थोड़ा सा हम कंट्रोल कर पाते हैं उसको। इसी तरह ब्लू स्टिकर कार्ड भी रहता है, इसी में भी कई सारे यानी कि इंसेक्ट्स आके चिपक जाते हैं। दूसरा ये तो हो गया स्टिकर वाला, और एक है हम जब करेंगे, ये नेट हाउस में भी कुछ कल्टीवेशन कर सकते हैं। नेट हाउस में कौन सा कल्टीवेशन होगा? जो कि सेल्फ पॉलिनेटेड है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड यहाँ से बैंगन होता है, मिर्ची होता है, और हमारा काकड़ी होता है, और टमाटर होता है, ये वाला इसमें हो पाएगा। लेकिन जो पोल्यूशन यानी कि पोलिनेशन वाला जो है यानी कि पौधा, वो उसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि मधुमक्खी और फिर कोई इंसेक्ट नहीं आएगा, तो फिर पोल्यू यानी पोल्यूनेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सेल्फ पोल्यूनेटेड वाला वेजिटेबल्स नेट हाउस में कर सकते हैं। और ये देखिए लाइट लाइट कंट्रोल से, इसमें भी एक लाइट यानी कि लाइट ट्रैप भी आता है, लाइट में भी कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट। और एक ये तो हो गया मैकेनिकल वे से, और हम केमिकल वे से भी हम इसको ऑर्गेनिक केमिकल से ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कैसे बना पाएंगे? ये देखिए, कम से कम इसमें देखिए, लहसुन है, नीम का पत्ता है, अग का पत्ता है, और भांग का पत्ता है, टबाको का पत्ता है, और मिर्ची है। ये वाला एकदम जबरदस्त इंग्रेडिएंट्स है। और एक पत्ता भी लो ले सकते हैं जो कि गाय नहीं खाता होगा, एक तो कंग्रेस घास, इन कई कई सारे पत्ते हैं जो घास है, वो गाय नहीं खाता है। उसको भी हम पेस्ट बना के, ये जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसको डाल सकते हैं। इससे हाँ, वो डाल के उसको सड़ा के उसको हम यानी कि कम से कम 20 दिन तक उसमें पेस्ट बना के डाल दीजिए, और उसको पौधे में निकाल के यानी कि छान के स्प्रे में डाल के पौधे में स्प्रे कीजिए। तो हम इसको मार नहीं सकते, लेकिन ये प्रिकॉशन है। ये डालने से क्या होगा, हफ्ते में एक एक बार आप डालेंगे ना, तो पौधे में कोई भी इंसेक्ट नहीं आएगा, और इंसेक्ट नहीं आएगा तो फिर हमारा पौधा हरा भरा होगा, और फ्रूटिंग भी बहुत अच्छा होगा। एक और एक ये तो बोला एक्सटर्नल यूटिलाइज के लिए। और इंटरनल यूटिलाइज के लिए क्या करेंगे? अगर उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, एक यही मार्केट में मिलता है ब्यूवेरिया बासियाना, हाँ इसको भी क्या करेंगे, ये क्या फंगस है, फंगिसाइड है। ये क्या करता है, आप पानी में डाल के इसको पौधे में स्प्रे कर देंगे। इसमें क्या होता है कि जो इंसेक्ट आते हैं पौधे में लगते हैं उनको फंगस अटैक कर जाता है। इनको फंगस अटैक करने के बाद ऐसा हाल हो जाता है उनको, एकदम मर जाते हैं सब सारे के सारे। एक जबरदस्त यानी कि नेचुरल, ये एक यानी कि फंगिसाइड है। इस फंगिसाइड का नहीं, फंगस है। ये कोई भी इंसेक्ट यानी कि उसका टच में आ जाता है ना, तो फिर उसको फंगस हो जाता है, वो उसका अंग कोई यानी कि सिस्टम पैरालिसिस हो जाता है, फिर उनके ऊपर फंगस ग्रो करके वो मर जाते हैं। और ये जमीन में भी यानी कि गिर जाते हैं, जो कि न्यूट्रिशन भी मिल गया जमीन को। और एक है उसका एक डिजीज आता है, एक फंगल डिजीज आता है पौधों में। उसके लिए तो केमिकल पेस्टिसाइड आता है, यानी कि बहुत सारे केमिकल पड़ते जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा। वो सब डालने से क्या होता है, एक्सटर्नल की तरफ से हम पेस्टिस यानी कि फंगस कंट्रोल कर सकते। लेकिन ये ट्राइकोडर्मा विरिडी, इसको क्या है कि हम रूट में देंगे, पानी करके रूट में, अगर ड्रिप इरिगेशन है ड्रिप से चला सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे पौधे में जमीन में लगाने से पहले इसको क्या करना है कि सड़े हुए गोबर का खाद, 10 किलो गोबर के खाद में ये एक पैकेट यानी कि 100 ग्राम उसको मिला दीजिए। 3 महीना तक उसको स्टोर करके रखिए। इसमें क्या है, जो 10 किलो का गोबर का खाद है ना, पूरा का पूरा ये वाला बन जाएगा। ये भी एक फंगस है, एंटी यानी कि हेल्प फंगस है, हेल्पिंग फंगस है, यानी कि यूजफुल फंगस है।
फार्मर्स फ्रेंडली फंगस है। इसको क्या करना है, जो गोबर का खाद है उसको मिला दीजिए, मिला के रखिए 3 महीने तक रखिए। 10 जितने भी आपको रखे होंगे यानी कि सड़े हुए गोबर का खाद, ये पूरा का पूरा बन जाएगा आपका एंटी फंगल। इसको क्या कि पौधे लगाने से पहले जमीन में डाल दीजिए, और ध्यान रहे कि कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर उसके पहले ना डालें, क्योंकि ये यानी कि लाइव यानी फंगस है, वो मर जाएगा। तो मरने के बाद मैंने बेमतलब होगा, उसको कुछ काम ही नहीं रहेगा। उसको क्या करना है, जमीन में पूरा यानी कि स्प्रेड कर देना है। उसके बाद पौधा लगाइए, नहीं तो फिर उसका पानी बोल कर दीजिए। उस पौधे को लगाने से पहले उसके डिप करके लगाइए। उसमें जो यानी कि पौधे में जो फंगल का इन्फेक्शन होता है, यानी कि लीफ स्पॉट और मुरझा जाते हैं पौधे, वो वाला पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, वो तो हो गया नेचुरल प्योर फार्मिंग है। अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमारा क्या हेल्पफुल करता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग में आता है हमारा डायरी फार्म, गोट फार्म, फिशरी फार्म एंड एपीकल्चर ऑल्सो, ये सब है। इसमें फिश यानी कि डायरी फार्म इसलिए कि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करते हैं ना, उसमें क्या है कि एनिमल का को रिलेटेड रहता है फार्मर से। तो क्या होगा कि गाय को हम चारा देंगे, वो यानी कि उसका वेस्ट जो आता है काउ डंग, गोबर का खाद मिलेगा, उसको हम जमीन में ला सकते हैं। यानी कि एक यानी कि मेरा मिला जुला रहता है वो। हाँ, ये तो बकरी भी ऐसा है, तो बकरी को भी हम बेच सकते हैं, गाय से दूध भी बेच सकते हैं। और फिशरी फिशरी है जिसमें फिशरी जिसमें तालाब वालाब है जिसका जगह, वो फिशरी कर सकता है। लेकिन जिससे छोटा जगह है ना, अभी तो नया टेक्नोलॉजी आ गया बायोफ्लॉक। बायोफ्लॉक है तो बेस्ट टेक्निक इन फिशरी, यानी कि रिवोल्यूशन, वो भी बायोफ्लॉक है, रिवोल्यूशन है फिश फार्मिंग। क्योंकि इसमें क्या है कि सिक्योर रहता है। आप छोटे से जगह में करेंगे कंट्रोल, इसके पूरा जाली फल यानी कि सिक्योर कर सकते हैं उसको, और चाबी लगा के आप जा सकते हैं बंद करके, कोई आके यानी कि अनवांटेड नहीं होगा। और इसमें क्या है कि थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, क्योंकि जो डेंसिटी फार्मिंग होता है, डेंसिटी फार्मिंग में क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा जरूर ज्यादा देना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन थोड़ा कम होने से ये दिक्कत होता है। तो बायोफ्लॉक ऐसा टेक्नोलॉजी है कि यानी कि रिवोल्यूशन, इसमें रिवोल्यूशन जो आपका 1 एकड़ में चाहिए, यानी कि निकलता है ना, इसमें कम से कम 4-5 सेट में आप 1 एकड़ का yield निकाल सकते हैं। और इसमें एक और खास बात है कि अगर किसी मछली को इन्फेक्ट हो गया, कि एक टैंक को इन्फेक्ट हो गया, दूसरे टैंक में ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर तालाब में फिश फार्मिंग करते हैं ना, तो ये क्या है कि एक भी मछली होगा ना, पूरा का पूरा तालाब यानी कि इन्फेक्टेड हो गया, खराब हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कंट्रोलिंग भी अच्छा होता है। आप रोज देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, फिर खाना कितना खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं, वो सब देख सकते हैं। लेकिन तालाब में ये सब देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक फिश फार्मिंग और एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी का पालन। मधुमक्खी का पालन इसीलिए जरूरी है, जो कि एप्पल फार्मिंग कर रहे हैं, यानी कि कोई अच्छा वाला फ्रूट फार्मिंग कर रहे हैं, या फिर वेजिटेबल्स क्रॉप कर रहे हैं, उसके लिए उनके लिए पॉल्यूशन का जरूरी है, पॉलिनेशन पॉलिनेशन का जरूरी है। अगर एप्पल और एप्पल बेयर ये सब, मैंगो और गुआवा ये सब जो करते हैं ना, पॉलिनेशन जितना अच्छा होगा वो फ्रूट इतना अच्छा बनेगा। तो इसके लिए मधुमक्खी का जरूरी है। वो मधुमक्खी के एक तो हेल्प किया आपको पॉलिनेशन के लिए, दूसरा आप मधु यानी उनसे मधु ले सकते हैं। और एक ये थे कि वीड मैनेजमेंट भी करना बहुत जरूरी है। हम तो कर लेंगे यानी कि खाद डाल दिया, पेस्टिसाइड डाल दिया, सब कर, लेकिन कोई अनवांटेड ग्रास जो निकल आते हैं, जो कि जरूरी नहीं है हमको, वो तो खाद खा लेंगे ना, वो उसमें पौधा क्या निकले, पौधा क्या खाएगा। लेकिन उसको भी हम कैसे मैनेज करेंगे? एक तो बेस्ट है मल्चिंग। मल्चिंग आप कर देंगे, देखो ये मेरा फार्म का है, ये मल्चिंग कर देंगे ना, तो उसको धूप नहीं मिलेगा। जो यानी कि सीड जो बीज रहता होगा उसको यानी कि धूप नहीं मिलेगा, धूप नहीं मिलेगा तो उगेगा नहीं, खास थिंग। और इसमें क्या है कि मल्चिंग का दूसरा एक एडवांटेज है, इसमें मॉइस्चर डिहाइड्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल ड्रिप लगा दिया है। और जो जरूरत के हिसाब जितना मॉइस्चर मेंटेन होना है वो होता रहेगा, पौधा का ग्रोथ बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, इसमें और एक है मैकेनिकल वे से हम खुद यानी कि खींच के निकाल सकते हैं, यानी कि जो घास वगैरह है। और ये दूसरा क्या है कि हमारा फिर वो जो घास निकलता है वो क्या कि गाँव के खाद से, वो गाँव के खाद जो होता है ना, उसको के गाँव यानी कि इधर उधर से वो कुछ खा लेता है, तो उसमें जो अनवांटेड घास रहता है ना, वो निकल आएगा। वो सीड यानी कि गोबर में रहेगा, और जो हम जमीन में डालेंगे तो उनसे निकलेगा। तो उसको क्या करना है कि जो हम जो डिकम्पोजर है उसको डिकम्पोजर डाल के एक काम करना है उसको, जो गोबर निकलता है कम से 1 से 20 दिन के अंदर गोबर खाद को ढेर लगा दीजिए। उसके ऊपर क्या करना है कि जो वेस्ट डिकम्पोजर है उसको पूरा डाल दीजिए, एकदम पूरा
अच्छे से नहला के छोड़ दीजिए, धूप लगने दीजिए और 3-4 दिन के बाद उसको क्या फावड़ा में थोड़ा उलट यानी कि पलटा दीजिए। पलटा के बाद फिर वो दफा वेस्ट डिकम्पोज डालिए, वेस्ट डिकम्पोज डालिए, फिर उसको धूप में छोड़ दीजिए। ये दिस इज द प्रोसेस, यानी कि आपका 15 दिन से 20 दिन के अंदर आपका गोबर का खाद 100% खाद तैयार हो जाएगा। उसमें क्या होगा, जो सीड रहेगा अनवांटेड घास का जो सीड रहेगा ना, वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी नहीं उगेगा। यानी बेस्ट यहाँ बहुत फास्ट वे ये करने का बीज का उपचार। हाँ, बीज का पौधा लगाने से हमका बीज का उपचार करना जरूरी है, क्योंकि आपको मालूम नहीं बीज सही है या नहीं, इसमें भी कुछ बीमारी रहता है। यानी कि जो बीमारी वाले पौधे से कोई बीमारी वाला यानी कि बीज आ गया ना, उसमें भी बीमारी तो रहेगा ही रहेगा। तो उसको हम उपचार करने के लिए गाँव का यानी कि नेचुरल वे से कैसे करेंगे, गाँव का यूरिन, गाँव का मिल्क, इसी में बहुत अच्छा होगा। तो एक देखिए ये जो है गाँव का यूरिन में क्या करना है, 1:10 रेशियो, पानी का 10 भाग और यूरिन का 1 भाग। अगर 100 ml पानी यूरिन ले लीजिए तो 1 लीटर आपका ले लीजिए पानी, उसमें मिला दीजिए। मिला के क्या है कि 15 मिनट तक जो बीज रो यानी कि रोकना है उसको 15 मिनट तक भिगो के रखिए उसमें। फिर उसको क्या करना है, सुखा दीजिए, थोड़ा छाव में निकाल के सुखा दीजिए। छाव में सुखाना है, धूप में मत सिखाइए, सुखाइए। सूख गया ना तो उसको फिर रख सकते हैं 5 दिन से हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक रख सकते हैं उसको। उपचार हो गया, 1 महीना तक भी रख सकते हैं, साल भर के लिए भी रख सकते हैं। उसमें क्या अनवांटेड जो कीड़े रहते हैं ना, मर जाते हैं। तो उसको बोने से पहले उसको यानी कि जमीन में प्रिपेयर करने से प्रिपेयर करने के बाद उसको लगाइए। वो भी इसमें जो कि बीमारी आना यानी कि पहले वाला जो बीमारी है वो सब खत्म हो जाएगा, यानी कि उसका जीन्स में जो बीमारी रहता है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा है कि गाँव के दूध से भी कैसे करें, इसमें क्या है कि बहुत सारे बैक्टीरियल, इसमें जो है कि बैक्टीरियल यानी फंगल इन्फेक्शन रहता है। यानी कि अभी तो नहीं आएगा, बीज में तो पौधा उग जाएगा, लेकिन वो बीमारी रहेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और पौधे में यानी कि जो क्रॉप आने के टाइम वो इसका प्रेजेंटेशन आएगा, यानी कि दिखाई देगा वो। और नेक्स्ट सेकंड है दूध। दूध में कैसे करेंगे, 1:5 रेशियो, यानी कि 1 ग्लास का दूध लीजिए तो 5 ग्लास का पानी लीजिए, उसमें मिला लीजिए। और जो बीज है ना उसको 30 मिनट तक उसमें सोक कीजिए, और सोक करने के बाद निकालिए और छाव में सुखा दीजिए उसको। उसको सुखा के उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो फिर जमीन में उगा सकते हैं। और ये तो हो गया मिल्क और काउ यानी कि दूध में। और एक है वेस्ट डिकम्पोजर। वेस्ट डिकम्पोजर में सेम प्रोसीजर। इसमें क्या है कि वेस्ट डिकम्पोजर थोड़ा लीजिए और बीज को लगाने से यानी 2-3 घंटा उसमें डुबा के रखिए और उसको लगा दीजिए। इसमें क्या कि जर्मिनेशन रेशियो ज्यादा हो जाता है वेस्ट डिकम्पोजर। वो एक नाइट्रोफिक बैक्टीरिया जो है ना वो हेल्प करता है उसको यानी कि प्रोटीन करने के लिए और बढ़ाने के लिए। और एक है जीवामृत। ये तो पहले बहुत दिनों से पहले यानी बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन कोई हमारा फार्मर इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे वो मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये जो जीवामृत है वो कैसे बनाना है, वो ये भी एक हमारा, आपको मालूम होगा, हमारा थे राजीव दीक्षित जी। इनका कंसेप्ट था कि सभी फार्मर्स को यानी कि केमिकल फ्री फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से बंद करें और ऑर्गेनिक वे से कल्टीवेशन करना शुरू। ये उनका बहुत एक मैंने टॉपिक बहुत बार सुना हूँ। उनका एक कॉन्सेप्ट था कि ये वाला जीवामृत आप जमीन में डाल दीजिए तो जमीन का उर्वर बहुत सारे यानी कि ट्रेमेंडस चेंज हो जाएगा बगैर केमिकल फर्टिलाइजर के। पूरा का पूरा जमीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो उनका कंसेप्ट था वो कोई ये कैसा बनता है बता रहा हूँ। एक तो पहले लेना है पानी। हाँ, 200 लीटर पानी लीजिए और थोड़ा सा गाय का गोबर 10 किलो। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ मैं, 1 एकड़ के लिए क्या है कि 200 लीटर पानी लीजिए। वो भी एक प्लास्टिक ड्रम में होना चाहिए। प्लास्टिक ड्रम में 200 लीटर पानी लीजिए और 10 किलो गाय का गोबर, कच्चा हुआ गोबर लीजिए, और 10 लीटर गाय का यूरिन, और जो चने का आटा होता है यानी कि बेसन, बेसन लीजिए, वो अच्छा रहेगा। बेसन लीजिए, आधा किलो बेसन, और 1 किलो गुड़, जो कि वेस्ट गुड़ यानी कि हमारा जो खाने लायक नहीं होता वो गुड़ लीजिए। और थोड़ा मिट्टी लीजिए। मिट्टी कौन सा लेना है, जो कि बरगद और पीपल के नीचे जो मिट्टी रहता है ना वो लेना। वो क्यों लेना है, यानी सबसे यानी कि हमारा एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है तो पीपल और बेनियन ट्री और फाइकस ट्री एंड ओसिमम तुलसी है। तुलसी का भी ऑक्सीजन रिलीज बहुत होता है, पूरा छोटा सा है। घर में हम तुलसी क्यों लगाते हैं, पूजा करने के लगाते हैं, उसका भी साइंटिफिक रीजन है, इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होता है। तो सभी घर में घर के यानी कि 1-2 पौधा हो तो वो ज्यादा लगाइए तुलसी का पौधा, वो की ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करता है और एनवायरमेंट यानी कि पोल्यूशन फ्री पे बहुत हेल्प करता है तुलसी का पौधा। लेकिन उसमें धूप चाहिए, जरूरी धूप जितना ज्यादा रहेगा वो पौधा उतना अच्छा बढ़ेगा। हाँ, तो
ये आगे हम यानी कि जीवामृत के बारे में, उसको क्या है कि सबको मिला लीजिए, मिला के घोल दीजिए, घोल के कम से कम 20-30 दिन तक उसको रख दीजिए छाँव में, धूप में मत रखना, कोई भी छाँव की जगह है उसमें रख दीजिए। और उसको क्या है कि 20-30 दिन के बाद उसको क्या है कि पानी निकालिए, उसको डाइल्यूट कीजिए 1:10 रेशियो में, वही यानी कि 10 लीटर पानी है तो 1 लीटर जीवामृत, उसको एकदम जमीन से पूरा यानी कि पहले हल या फिर ट्रैक्टर चला लीजिए, उसको पूरा जमीन, सारे जमीन की ओर पूरा उसको स्प्रेड कर दीजिए। ये भी उसी तरह काम करेगा जो वेस्ट डिकम्पोजर, वेस्ट डिकम्पोजर अभी है लेकिन ये पहला है वेस्ट डिकम्पोज। हाँ, एक बात बताना भूल गया, वेस्ट डिकम्पोजर कैसे बनता है, वो क्या है कि जो देसी गांव का ना, देसी गाय का गोबर से निकला हुआ है वो चीज, वो हमारा गाजियाबाद का सॉइल साइंटिस्ट, कुछ साइंटिस्ट है, वो वाला एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से वो बनाया है उसका टेक्नोलॉजी। वो गाय का यानी देसी गाय का गोबर से इतना अच्छा है, जो भी गोबर है तो आप लीजिए देसी गाय का गोबर, वो सबसे बेहतर है। अब जर्सी गाय का गोबर मत लीजिए, उसमें अगर देसी गाय का नहीं मिलता तो जर्सी गाय का मिलता है, तो थोड़ा सा जर्सी गाय का लीजिए, लेकिन थोड़ा सा देसी गाय का गोबर भी ले लीजिए। ये ऐसा काम करेगा जैसे कि हम दूध में 1 चम्मच दही डाल दिए, इसी तरह का काम करेगा ये। इसको क्या करना है, फिर मिला दीजिए, मिला के इसको जमीन में, सारी की जमीन में इसको स्प्रे कर दीजिए। नहीं तो फिर ड्रिप इरिगेशन है या फिर पानी जो चला रहे हैं उसको ड्रम में डाल दीजिए, ड्रम में थोड़ा नल या कुछ छेद के जो टपकता रहेगा, टपकता रहे, वो पानी के साथ पूरा जमीन के साथ पूरा बिखर जाएगा, तो उसी में जमीन पूरा उपजाऊ हो जाएगा, यानी कि खेती लायक हो जाएगा। उसमें क्या है कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें मिलेगा आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, जिंक। गोबर में तो ज्यादा से ज्यादा यानी कैल्शियम भी रहता है और यानी कि नाइट्रोजन रहता है। गुड़ में क्या हो गया, फास्फोरस रहता है, वो भी मिल गया, पल्स में बाकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब मिल गया। वो काऊ के यूरिन में भी सारे के सारे तत्व, एमोनिया है जो कि बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो इसी तरह हमका कल्टीवेशन के प्रोसेस से, ऑर्गेनिक वे से और इकोनॉमिकली ये हम चेंज कर सकते हैं बगैर केमिकल फर्टिलाइजर। ये सारे के सारे हमको क्या है, एक सब्स्टिट्यूट चाहिए जो कि केमिकल फर्टिलाइजर के बगैर हम कुछ तो मिलेगा, सब्स्टिट्यूट मिलेगा तभी तो हम कर पाएंगे ना, अगर नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे। तो इसीलिए जो हमको मैं तो बता दिया हूँ इसमें क्या है सब, और इसी सब का अगर आपको अंडरस्टैंडिंग यानी कि आप समझ में आ गया होगा तो आप बेझिझक ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, और इकोनॉमिकली और हेल्दी और बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए क्या क्या यानी कि ऑर्गेनिक में क्या क्या फायदा है। केमिकल पेस्टिसाइड तो नहीं होगा, हेल्थ भी सॉइल का यानी कि सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होगा, और नेचुरल ऑर्गेनिक फार्म में एक एडवांटेज ये है कि अब एक दफा पहले टाइम आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा आता है, दूसरे टाइम वो धीरे 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 कम हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है लेकिन पैदावार बढ़ता जाता है। तो सॉइल का यानी कि हेल्थ इतना अच्छा हो जाता है, तो आपको यानी कि उसको ट्रीट करने के बाद में जरूरी नहीं है। और फ्रूट यानी कि जो फ्रूट यानी कि हाँ, मेरा फार्म में जो उगा हुआ है, कुछ वेजिटेबल्स में जिसने यानी कि कंज्यूमर को दिया हूँ, उनका फीडबैक लेता हूँ कैसा लग रहा है, तो वो उनका आंसर मुझे देता है कि यानी कि छाती खुल जाता है पूरा। क्या होता है कि वो बोलता है अनवांटेड यानी कि एकदम इतना टेस्टी है पूछो मत, यानी कि टेस्ट भी चेंज होता है, खाने लायक होता है। और पेस्टिसाइड जो डाले हुए हैं ना, उसका एक अलग सा महक आता है। वो पेस्टिसाइड जो डाले हुए पेस्टिसाइड का काम, तो यानी कि बदबूदार होता है और खाने लायक नहीं होता। आजकल वो भी चालाक हो गए, वो भी पेस्टिसाइड ऐसा निकालेंगे ऑर्डरलेस, यानी कि पेस्टिसाइड, वो पेस्टिसाइड पहले जो आता था ऑर्डर वाला पेस्टिसाइड था जो बदबू रहता था, अभी पेस्टिसाइड आ गया है मार्केट में ऑर्डरलेस, वो आप पौधे में डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि पेस्टिसाइड यानी कि डाला हुआ है, लेकिन हम कंज्यूम कर सकते हैं, ये नहीं कर लेते हैं। और ये कि हेल्प ऑफ कम्बट एरोशन, फाइट्स टू द इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, सपोर्ट वाटर कंजर्वेशन। तो थैंक यू, होप यू विल यानी कि मेरा बात आपको अच्छा लगा होगा। तो मैं इस हिसाब से, अगर मेरा एक रिक्वेस्ट है, सभी एमपीपी को रिक्वेस्ट है वही, यानी कि रिवॉल्यूशन जो है ना हमारा एमसीएल की तरफ से, ये ही बना यानी कि बदला सकते हैं। लेकिन एमपीपी डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं फार्मर के, और एमपीपी अगर एग्जांपल बन गया ना, वो सारे के सारे फार्मर उनको कॉपी करेंगे यानी फॉलो करेंगे, और वो भी करने चाहेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग। थैंक यू।